नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी और संस्कृत शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं की एक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, एक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। और ये पुस्तक का नाम है स्पर्श और इस पाठ का नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी में अक्सर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है, समझने में थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा तो वो तकलीफ नहीं आएगी आप लोगों को। इस एक पाठ में दो छोटी छोटी कहानियां संकलित की गई हैं रविंद्र केलेकर जी की। यहाँ पर रविंद्र केलेकर जी के परिचय को दिया गया है और साथ ही ये तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे खुद से भी, ठीक है, कि उनकी लेखन विधि क्या है, लिखने का तरीका उनका क्या है, उनके लेखन की विशेषता क्या है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है ना। तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जन जीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। कहने का मतलब है वो गांधीवादी विचारों के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने लेखन में, अपने साहित्य में, कविताओं में, कहानियों में उन्होंने क्या किया था कि इंसानों के, मनुष्यों के जो वो देखते आए हैं उनके विविध पक्षों को, अलग अलग भावों को, अलग अलग पक्षों को, मान्यताओं को और उनके अपने खुद के विचार को उन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, यानी सामाजिक रूप में, जो इस समाज में कौन सा मान्य है, कौन सा नहीं मान्य है, उस हिसाब से प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कहने का मतलब है कि ये जो टिप्पणी करते आए हैं, मतलब जो कमेंट देते आए हैं अपनी कहानियों में या अपने लेखों में, उसमें इनके चिंतन यानी इनके विचारों की ओरिजिनलिटी के साथ ही मानवीय सत्य, मतलब इंसान के लिए क्या सही है, क्या उचित है, उस तक पहुंचने की इनकी चेष्टा हमेशा नजर आई है इनके निबंधों में, इनकी कहानियों में। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित है। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवा ढाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जसा दिलसा और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो बच्चों, इनके लेखन की विशेषता अगर पूछी जाएगी तो आप यहां से लिखेंगे, ठीक है, यहां तक ये इनकी लेखन की विशेषताओं में गिनी जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पाठ प्रवेश, क्योंकि इससे आपको पाठ का जो मूल अर्थ है, मूल भाव है, वो सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। मतलब कविता छोटी होती है लेकिन बहुत सारी भाव उसमें नजर आ जाती हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि थोड़े में बहुत कहने का गुण कविता में होता है, भावों को दर्शाने का गुण होता है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब कविता वाले ही गुण अगर कहानियों में दिखे कि थोड़ा सा लिखा गया लेकिन भाव बहुत कुछ है उसमें, तो ऐसा अगर दिख जाए तो लोग ये भूल जाते हैं कि सार सार को गही गहे कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब जो कहानी के अलावा जो और भी बहुत सारी चीजें उसमें डाल करके उस कहानी को बड़ी की जाती है,
जो अननेसेसरी है, जो ज़रूरत के जिसके बगैर भी कहानी अच्छी हो सकती थी, तो वो चीज़ें डालकर जो कहानी बड़ी की जाती है, तो उसको ना देकर सिर्फ सारांश, जो सार है कहानी का, मूल अर्थ है, समरी है, सिर्फ उन्हीं को गह गह कर एक कहानी तैयार कर दिया जाता है और थोथी चीज़ों को, नकली चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को साइड कर दिया जाता है। तो वो कहावत उसमें दिखने लगता है, याद रह जाता है। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है। अपनी बात को बहुत लंबा करके अगर समझाने की कोशिश की जाए तो इजी है, लेकिन उसी चीज़ को अगर छोटे शब्दों में लिख करके, कम शब्दों में लिख करके अगर बताया जाए, अपनी भावनाओं को कम शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए, तो वो बड़ा कठिन होता है बताना। फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण है। मतलब थोड़ा लिखा गया, छोटी छोटी कहानियां लिखी गई, लेकिन बताई बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बातें गई। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया। कोंकणी भाषा में रविंद्र केलेकर इसी तरह से छोटे कहानी में बहुत सारी बातें बताते रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वाले से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुणने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। मतलब जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसको प्रसंग कहा गया है, क्योंकि वो एक घटना पर आधारित है और उनके जीवन, लेखक के जीवन पर आधारित है, इसलिए वो प्रसंग है। तो ये प्रसंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देने के लिए है। पहला प्रसंग, गिन्नी का सोना, जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। ठीक है, पहले प्रसंग का मूल अर्थ अगर पूछा जाए, भावार्थ पूछा जाए, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें बताया गया है कि लोग जो अपने जीने के लिए बहुत सारी व्यवस्था ना जुड़ाकर, अपने लिए बहुत सारा धन संपत्ति ना जुटाकर संसार को जीने और रहने योग्य बना रहे हैं, उनके विषय में बताया गया है। और दूसरा प्रसंग जो है, झेन की देन, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। यानी यहाँ पे मौन, आध्यात्म और ध्यान को जो विशेषता बताया गया है जिससे मानसिक शांति मिलती है, उस चीज़ के बारे में दूसरी कथा में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग इस पाठ में क्या लिखा हुआ है, इस प्रसंग में, इन कहानियों में छोटी छोटी घटनाओं को जो लेखक ने बताया है उनमें। पतझड़ में टूटी पत्तियां, तो अब पहला है इसमें से गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी का मतलब होता है बच्चों, जो सोना खरीदते हैं ना, 100% वो सोना नहीं होता है, उस सोने में थोड़ा सा गिन्नी मिलाया जाता है। गिन्नी मतलब तांबा, जिसको कि गिल्लट भी बोलते हैं आम बोलचाल भाषा में। तो उस चीज को थोड़ा सा मिलाया जाता है सोने में, ताकि सोना जो है ना स्ट्रॉन्ग बन सके, मजबूत बन सके और चमकदार भी बन जाए। क्योंकि सोना जो होता है ना बड़ा लचीला होता है, वो जरा सा भी जोर से पकड़े तो टूट जाएगा। तो उसमें मजबूती और लोगों के पहनने योग्य बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा गिन्नी मिलाया जाता है। तो आपने सुना होगा कैरेट के बारे में कि 18 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट। ये कैरेट क्या है? कैरेट का मतलब है कि जिस सोने में, जिस चीज में गिन्नी की मात्रा जितना अधिक होते जाएगा, उतना ही सोने का कैरेट यानी कि उसकी कीमत कम होती जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि गिन्नी चूंकि सोना खुद नहीं है, इसलिए जब वो सोना में मिलता है तो सोना मिलावटी हो जाता है और फिर सोने की कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए क्या है कि गिन्नी मिलाते हैं, सोने की कीमत तो कम हो जाती है, लेकिन वो पहनने लायक बन जाता है, यूज करने लायक बन जाता है।
तो गिन्नी आवश्यक है सोना में मिलाना, लेकिन इतना ही आवश्यक है जिससे कि सोना के महत्व में वृद्धि आए, उसके सौंदर्य में, उसके गुणों में वृद्धि आए। ना कि इतना मिला देना कि सोने का ओरिजिनलिटी जो है, उसका अपना गुण जो है वही खत्म हो जाए। तो सोना में जितना ज्यादा गिन्नी मिलता जाएगा, सोने का कैरेट उतना कम होते जाएगा। गिन्नी कम होगा, कैरेट ऊपर जाएगा। यानी 24 कैरेट में गिन्नी बहुत कम होता है, सिर्फ जरूरत भर होता है। ठीक है बच्चों, तो शुद्ध सोना जो है वो अलग है और गिन्नी का सोना अलग होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, मतलब गिन्नी जो है वो तांबा ही है, तो इसलिए उस सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया होता है, यानी गिन्नी मिलाया हुआ होता है, इसलिए वो सोना ज्यादा चमकता है। ठीक है, और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। चूंकि सोना बहुत लचीला होता है, उसमें थोड़ा सा तांबा यानी कि गिन्नी यानी गिलट जो है वो मिला दिया जाता है, तो वो मजबूत भी हो जाता है और उसकी चमक भी बढ़ जाती है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है, यानी गिन्नी मिले हुए सोने से। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। अब वो मिलाया गया है मजबूत होने के लिए, सुंदर होने के लिए, चमकदार होने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध सोना तो नहीं रह गया ना उसमें। चूंकि गिल्लट मिल गया है, गिन्नी मिल गया है, इसलिए उसको गिन्नी का ही सोना कहेंगे, मिलावट ही कहेंगे उसमें। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। आदर्श माने मोरल वैल्यूज, मानवीय गुण, मानवीय आदर्श, आइडियल चीजें, वो तो शुद्ध सोने के जैसा होता है, एकदम खरा, एकदम सही। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। मतलब शुद्ध आदर्श जो है, प्योर आइडियल लोग जो हैं, वो अपनी आइडियल व्यवहार में, विचारों में थोड़ा सा व्यवहारिकता यानी संसारिकता उसमें मिक्स करते हैं। जो दुनिया में जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा उसमें मिलाते हैं और फिर उस आइडियल व्यवहार को आगे लेके जाते हैं। यानी कि आदर्श, सिर्फ आदर्श आज के समाज में नहीं आगे ले जा सकता। उस व्यक्ति को लोग मूर्ख मानने लगते हैं, उस व्यक्ति की जिंदगी कठिन हो जाती है। तो उसमें थोड़ा सा व्यवहारिकता यानी संसारिकता, संसार में जीने का जो नियम रह गया है आजकल, उसको थोड़ा सा मिलाते हैं, मतलब हल्का सा, और फिर वो आगे बढ़ पाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। और ऐसे लोग जो शुद्ध सोने में थोड़ा सा गिन्नी मिलाते हैं, यानी कि शुद्ध आदर्श में थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी मिलाते हैं, व्यवहारिकता मिलाते हैं, तो वही लोग जो होते हैं वो कहलाते प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, यानी कि व्यवहारिक लेकिन आदर्शवादी, आदर्शवादी लेकिन व्यवहारिकता के साथ। संसार में कोई अजूबा न लगने लगे, ऐसा हो जाए। मतलब इसी संसार का, इसी दुनिया का, इसी समय का व्यक्ति वो दिखना चाहिए, ऐसा बनते हैं जब वो शुद्ध आदर्श में थोड़ा सा व्यवहार जोड़ते हैं। पर बात ना भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे निकलने लगती है। अब आज के समय की ये बात बताई गई है कि आप ये बात को मत भूलिए कि जो आदर्श है उसका कोई बखान यानी तारीफ नहीं करता, वर्णन नहीं करता, बल्कि व्यवहारिकता का कहने का मतलब कि कोई एक व्यक्ति जो बहुत ईमानदार है, जो बहुत सच बोलता है, जिसका कि एक मोरल वैल्यू है, वो अपने वैल्यूज पर चलता है, लेकिन उन वैल्यूज को वो दुनिया के सामने नहीं रखता। ठीक है, वो किसी चीज में, सांसारिक कामों में भी नहीं जुड़ता, अपने व्यवहार के साथ, अपने आदर्शों के साथ साइड रहता है, तो किसी को उसके आदर्श के बारे में पता ही नहीं चलता, तो फिर उसका बखान कोई करेगा कैसे। लेकिन
व्यवहारिकता यानी कि समाज से मिलना जुलना, उनके बीच बैठना उठना, समाज के भले की बात करना, समाज के जैसे बात करना, समाज के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये व्यवहारिकता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको सब लोग जानते हैं, उनको सब लोग पहचानते हैं, तो उनके व्यवहार के क्या, अरे भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े व्यवहारिक व्यक्ति हैं, बड़े रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, तो इस तरह का उनका बखान होता है। लेकिन आदर्शवादी लोग चूंकि अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं संसार में, क्योंकि उनका आदर्श है कि हमें दिखावा नहीं करना है, तो ऐसे लोगों का बखान नहीं होता है। तो अब धीरे धीरे क्या होता जाता है कि जिन लोगों को अपने आदर्शों का बखान नहीं दिख रहा है, सिर्फ व्यवहारिकता का बखान दिख रहा है, मतलब सिर्फ दिखावा करना जो है वो लोगों को नजर आ रहा है, उनके अच्छे विचार लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं, ये व्यक्ति महसूस कर रहा है। तो जब ऐसा वो महसूस करने लगता है तब वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपने व्यवहारों को ही आगे लेके आने लगता है, अपनी व्यवहारिक सूझबूझ को ही आगे बढ़ाने लगता है, जिसकी तारीफें हो रही है, जिसको लोग मान रहे हैं, संसार जिसका इज्जत कर रहा है, तो उसको आगे लाने लगते हैं और उनका आदर्श जो है धीरे 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 पीछे हटने लगता है, यानी कम होने लगता है, क्योंकि उसको कोई पसंद नहीं कर रहा, कोई उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, तो वो पीछे होने लगता है। फिर सोना क्या होता है, पीछे रह जाता है और तांबा आगे आ जाता है। फिर क्या होता है कि जो आदर्श रूपी सोना है, वो सोना यानी आदर्श जो है व्यक्ति के पीछे चला जाता है, उनके स्वभाव का आदर्श जो है वो पीछे चला जाता है, उनके मूल विचार जो है, अच्छे विचार जो है पीछे चले जाते हैं, लेकिन उनका दिखावा जो है, व्यवहारिक सूझबूझ जो है वो धीरे धीरे आगे आने लगता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, मतलब चंद लोग मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गांधी जी जो थे उनका आदर्श आज भी लोगों के द्वारा पूजनीय है, पूज्य है, आज भी लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो आदर्शवादी तो थे लेकिन उनमें सांसारिकता व्यवहारिकता भी मिक्स था, यानी वो एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, उनके आदर्शों में सांसारिकता मिला हुआ था। व्यवहारिकता को वो पहचानते थे, वे जानते थे कि आज के समाज में सिर्फ आदर्श से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो समाज तक पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए वो व्यवहारिकता को पहचानकर, उसकी आवश्यकता को पहचानकर अपने आदर्शों में मिलाते थे और उस व्यवहारिकता की कीमत को वो जानते थे। वो जानते थे कि जो अच्छा और जो व्यवहारिक व्यक्ति होता है वही 10 लोगों को अपने आगे जुटा सकता है, 10 लोगों से मिलजुल सकता है। तो ये व्यवहार वो जानते थे, समझते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने आदर्श में थोड़ा सा सांसारिकता, थोड़ा सा व्यवहारिकता मिला दिया, क्योंकि आज की धरती पर कोई देवता तो बसते नहीं है ना, तो अगर सिर्फ आदर्श अगर है तो उनके लिए वो चीज आगे बढ़ने के लिए, जीवन में इस संसार में जीने के लिए, धन देने के लिए, संसार के लायक सुख पाने के लिए वो चीज उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसमें उनको थोड़ा सा व्यवहारिकता सांसारिकता मिलाना ही पड़ेगा और ये चीज गांधी जी करते थे, इसीलिए उनके विलक्षण आदर्श जो थे वो आगे बढ़ सके। कहने का मतलब सोना में जब गिन्नी मिलता है तो सोना एकदम खत्म तो नहीं हो जाता ना, हाँ उसमें थोड़ा सा मिलावट है। उसी तरह गांधी जी ने अपने आदर्शों में थोड़ी सी व्यवहारिकता मिलाई ताकि संसार उसको एक्सेप्ट कर सके। एकदम से शुद्ध आदर्श आज के समाज में लोगों के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, फॉलो नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने व्यवहारिकता को मिलाया और जब उन्होंने व्यवहारिकता को मिलाया तभी उनका वो आदर्श जो विलक्षण था, विलक्षण का मतलब होता है विशिष्ट, बहुत खास, बहुत अद्भुत, तो उस आदर्श को उन्होंने चलाने के लिए व्यवहारिकता को उसमें मिलाया। वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना आता, वरना उनके आदर्श सिर्फ वही फॉलो कर रहे होते, सिर्फ आदर्श की बातें वो कर रहे होते, कोई सुनने भी नहीं आता उनके आदर्श को और कोई उनके आदर्श को मानने नहीं वाला था और देश उनके पीछे नहीं आता, उनके जो उनके हर बात को मानता था, उनके विचार को फॉलो करता था, वो नहीं करता। और ऐसा नहीं होता तो जानते ही हैं क्या होता, हम लोग आज भी गुलाम रहते। हाँ,
पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। कहने का मतलब कि सोना जो है वो विशिष्ट है, महंगा है, खास है, ज्यादा वैल्यूएबल है, और जो गिन्नी है उसका वैल्यू बहुत नीचे है। ठीक है, उसी तरह आदर्श जो है उसका वैल्यू जो है वो मोरल वैल्यू जो है बहुत ऊंचा है, और सांसारिकता व्यवहारिकता जो है बहुत नीचे है। तो कहने का मतलब है इस लाइन में कि व्यवहारिकता के स्तर पर यानी नीचे पहुंचने नहीं देते थे अपने आदर्श को घटने नहीं दिया उन्होंने कभी, अपने मोरल वैल्यूज को गिरने नहीं दिया उन्होंने कभी, नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि उसमें व्यवहारिकता मिलाना है इसलिए उसकी इज्जत को कम नहीं होने दी उन्होंने, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते गए। बल्कि जो व्यवहारिकता था, सांसारिकता था, जो आज के लोगों का व्यवहार है जीने के लिए, उस व्यवहार को उन्होंने आदर्श मिलाकर धीरे धीरे इस मनुष्यों के व्यवहार को आदर्श तक पहुंचा दिया, यानी कि उसको भी विशिष्ट बना दिया। मतलब कि वो मिलाते तो थे अपने आदर्श में सांसारिकता को, लेकिन आदर्श के वैल्यूज को गिराते नहीं थे, बल्कि लोगों के व्यवहार को आदर्श तक पहुंचाते थे, लोगों का व्यवहार ही सुधार देते थे कि वो आदर्श का महत्व समझने लगे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। मतलब कि वो आदर्शों में यानी सोने में तांबा मिलाकर इसको मजबूत करने की कोशिश नहीं करते थे, जैसा कि संसार में होता है कि सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं ताकि सोना चमके और मजबूत हो जाए। तो ऐसा वो आदर्श के साथ नहीं करते थे। आदर्श में वे व्यवहारिकता को नहीं मिलाते थे, क्योंकि आदर्श तो अपने आप बहुत ऊंचा है और उसको ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं वो समझते थे। बल्कि वो क्या करते थे, जो व्यवहारिकता था यानी गिन्नी था, जो नीचे पायदान पे था, उसमें इस आदर्श को मिला देते थे, ताकि ये जो कमजोर है, जो कम वैल्यू है, उस कम वैल्यू का भी वैल्यू बढ़ जाए। तो इनका विचार थोड़ा सा, इनका व्यवहार थोड़ा सा भिन्न था, लेकिन वो संसार को, लोगों को समझ गए थे, इसलिए वो ऐसा करते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। अब इस आदर्श व्यवहारिकता में, सांसारिकता में वो सोना को मिक्स कर देते थे। अब सोना की चमक जो थी, सोना की विशेषता जो थी, उस आदर्श में उस व्यवहारिकता में दिखने लगती थी, यानी खासियत नजर आने लगती थी। तो फिर क्या होता था कि व्यवहारिकता सोने के स्तर पर पहुंच जाती थी और उसमें से सिर्फ आदर्श ही नजर आने लगता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। सजग मतलब सतर्क रहते हैं, हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। जो व्यवहारवादी होते हैं वो जानते हैं कि कब समाज बदलेगा, समाज के साथ उनको कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज उनको छोड़ के आगे जाना है, क्या किससे उनका फायदा होगा नहीं होगा, ये चीज वो हमेशा जानते हैं। लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। कौन से काम से उनको फायदा मिलने वाला है और कौन से काम से उनको नुकसान होने वाला है, ये पहले वो सोच लेंगे, प्लान कर लेंगे, हिसाब लगा लेंगे, जोड़ तोड़ कर लेंगे और फिर उस काम को करने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वैसे लोग जो व्यवहारवादी होते हैं, लाभ और हानि अपना हर चीज में देखते हैं, वे लोग सफल तो जरूर होते हैं, क्योंकि वो लाभ देख करके ही अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, दूसरे लोगों से आगे भी पहुंच जाते हैं सांसारिक रूप से। लेकिन क्या वे ऊपर यानी कि लोगों के नजरों में चढ़ पाते हैं? क्या वे विशिष्ट बन जाते हैं? ऐसे लोग बन पाते हैं वे जिनकी की सारा संसार इज्जत करे? नहीं, खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ व्यवहारवादी हैं, जिनमें कि आदर्श बिल्कुल नहीं मिला हुआ है, वो लोग खुद आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन लोगों की नजरों में नहीं चढ़ पाते, कारण कि वो सिर्फ खुद आगे बढ़ते हैं। अच्छा व्यक्ति जो है, आदर्श जो कहता है, वो कहता है कि खुद तो आगे बढ़िए ही,
लेकिन दूसरों को भी अपने साथ साथ आगे बढ़ने का मौका दीजिए, तभी आपको भी महत्व मिलेगा, आपके व्यवहार के साथ आपके आदर्श भी जुड़ेगा। तो जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ स्वयं आगे बढ़ पाते हैं सांसारिक रूप से, अपने लोगों के नजरों में नहीं। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है, यानी जो आदर्शवादी लोग होते हैं वे स्वयं तो आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस, अपने आसपास, अपने देश, अपने समाज, सबको आगे साथ लेकर जाते हैं। वह व्यवहारवादी लोगों की तरह सिर्फ खुद का भला, खुद का लाभ नहीं सोचते। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा से है और हमेशा से हमेशा रहेगा। तो कहने का मतलब कि समाज के पास अगर आज के समय भी शाश्वत मूल्य है, यानी ऐसी मोरालिटी है जो कि हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, जो हमेशा से मान्य है, जैसे सच बोलना, ईमानदार होना, मेहनत करना, ये सब जो है ये शाश्वत मूल्य आदर्शवादी लोगों ने ही दिया है, किसी व्यवहारवादी व्यक्ति ने नहीं। तो जो आदर्शवादी हैं उन्हीं के द्वारा दिए हुए मूल्यों पर आज भी ये समाज चलता है, वही आज भी सही माना जाता है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को हमेशा गिराया ही है। व्यवहारवादी लोग अपने फायदे के लिए दूसरे मोरालिटीज को, वैल्यूज को, मूल्यों को गिराते रहे हैं, क्योंकि उनका फायदा उसी में है। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया है? तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। झेन की देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इस पाठ से, इस प्रसंग से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिसको अभी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि पाठ अभी हमने पढ़ा है तो ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न उत्तर सारे ना भी कर पाए तो भी, जैसे कि ये पहला है कि शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है, और शुद्ध सोने से वह मजबूत भी होता है। ठीक है, अगला है प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक किसे कहते हैं, वो भी आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं, चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। उन आदर्शों में, आप यहाँ पे उनमें ना लिखकर क्या करेंगे, उन आदर्शों में लिख देंगे। ठीक है, और तब हम उन लोगों को ही प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। ठीक है, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है, ये देखिए उसका उत्तर। पाठ के संदर्भ में कहा जा सकता है कि शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। और इस लाइन को लिखने के बाद लिखिएगा कि शुद्ध आदर्श जो होता है उसमें लाभ हानि का हिसाब नहीं रखा जाता, बल्कि उस पे सिर्फ समाज की भलाई का सोचा जाता है, उस पे व्यवहारिकता हावी नहीं होती, शाश्वत मूल्यों को आगे बढ़ाया जाता है, यानी उनमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता। ठीक है, अब अगला जो है ये वाला हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ना प्रसंग, उसमें उत्तर मिलेगा। इसमें आते हैं, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है। इसका उत्तर जो है वो आपको खुद से लिखना होगा, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, बोल दे रही हूँ आपके लिए, वो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पाठ में ये ऐसे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से की गई है क्योंकि सोने में, शुद्ध सोने में कोई मिलावट नहीं होता, वो विशिष्ट होता है, कीमती होता है। उसी प्रकार शुद्ध आदर्श जो होता है वो जीवन मूल्यों से भरा हुआ होता है, उसमें दिखावा नहीं रहता। आदर्श जब व्यवहारिकता में भी मिल जाए तो व्यवहारिकता के स्तर को ऊंचा उठा देता है, उनके गुणों को बढ़ा देता है। जैसे सोना तांबा में मिलकर तांबे की महंगाई को, कीमत को बढ़ा देता है। व्यवहारिकता की तुलना तांबे से इसलिए की गई है क्योंकि तांबे के का मूल्य, तांबे की कीमत कम होती है, उसको सिर्फ सोने में इसलिए मिलाया जाता है ताकि सोने को मजबूत बनाया जा सके।
उसी तरह व्यवहारिकता का स्तर जो होता है वो आदर्श से बहुत नीचा होता है, उसका मूल्य बहुत कम होता है, लेकिन उसको शुद्ध आदर्श में मिलाया जाता है एक निश्चित मात्रा में, ताकि आदर्श इस संसार के लोगों के द्वारा अपनाया जा सके और बदलते हुए परिस्थिति में लोग उसको अपने साथ लेकर चल सके। ठीक है, फिर ये सब जो है वो सेकंड पार्ट से है, इसको रहने देते हैं। तीसरा जो है, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ हालांकि नहीं है इसमें, तो इसको बस इस तरह से लिखते हैं कि गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, वो संसार को, लोगों को, उनकी मानसिकता को अच्छी तरह से समझ गए थे और वो अपने उच्च विचारों में, उच्च आदर्शों में थोड़े से सांसारिकता का मेल करके, मिलावट करके उसको सामान्य लोगों के अपनाने लायक बना देते थे। और ये बात उनके द्वारा चलाए गए कई आंदोलनों से सिद्ध होता है कि एक सामान्य सा व्यक्ति जो खुद थोड़े से कपड़े पहनता है, सामान्य जिंदगी जीता है, लेकिन उसके कहे हुए हर बात को पूरा देश मानता था और आज भी मानता है, आज भी उनके आदर्शों को बिना कुछ सोचे सही माना जाता है। तो उनके पीछे सारा संसार चल पड़ा था, उनके आंदोलनों में उनका साथ देने के लिए, चाहे वो दांडी यात्रा हो, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, और हर बात को मानती थी जनता, आंख बंद करके उन पर विश्वास करती थी, क्योंकि उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उनके द्वारा कही हुई बात को जनता स्वीकार करती थी। ठीक है, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत है? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। मेरे विचार से सत्य, ईमानदारी, परिश्रम, दया, परोपकार आदि शाश्वत मूल्य हैं और इन मूल्यों का समाज में हमेशा महत्व बना रहेगा। आज वर्तमान समय भी इन मूल्यों की प्रासंगिकता है कि अगर सत्य ना हो, सब लोग झूठ ही बोलने लगे, तो एक दूसरे पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, और जब विश्वास उठ जाएगा तो फिर संसार में एकता जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, और एकता ना रहे तो फिर समाज का निर्माण असंभव है। जैसे आज ही देखिए, दया और परोपकार की भावना जैसे सामाजिक मूल्य हैं, आज के समय में ही आप देख सकते हैं कि कोरोना का महामारी आया था, उस महाविकट परिस्थिति में लोगों के अंदर की जो दया की भावना थी, परोपकार की भावना थी, अगर वो जागृत नहीं होती, सेवा की भावना जागृत नहीं होती, तो आज हमारे देश का, हमारे समाज का क्या हाल होता। इसलिए कहा जा सकता है कि आज भी जो आदर्श हैं, शाश्वत मूल्य हैं, वे आवश्यक है और संसार में उनकी प्रासंगिकता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न जो है, आपके जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि या लाभ हुआ हो। तो आप अपने, अभी मैंने कोविड जैसा बहुत एक उदाहरण दिया है ना, तो आप भी कोई भी ऐसी घटना का यहाँ पर वर्णन कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी घटना नहीं है, आपके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तो इमेजिनरी, जैसे आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होगी, तो इमेजिन कर लीजिए कि आपको शुद्ध आदर्श आपके जो है वो आपको कैसे महत्वपूर्ण लगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक दिन किसी कुत्ते को नाली में गिरा हुआ देखा था, आपने उसकी सहायता की थी या उसके बच्चे की सहायता की थी, और कुछ समय बीता, एक दिन रात में किसी कारणवश आप कहीं से बहुत लेट से लौट रहे थे, आपको लौटते समय रात में अंधेरा हो गया था, लेकिन आपके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे या कोई चोर पड़ गया था और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता था, आपको मार सकता था, लेकिन उसी समय वो कुत्ता जो था वहां पहुंच गया और उस कुत्ते ने आपकी जान बचाई, आपको, आपकी चीज़ों को बचाया, आप उस लुटेरे को भगा दिया। तो ये आपका शुद्ध आदर्श था, दया का, प्रेम का, सहायता का, जिससे आपको लाभ हुआ। ठीक है, शुद्ध आदर्श में
व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो, आपको ऐसा कुछ लगा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, कोई उसके बारे में पूछ रहा, आप उसको सच नहीं बता सकते हैं, आपको थोड़ा सा उसमें झूठ बोलना पड़ा है, सिर्फ इस तरह का झूठ जिससे कि किसी को कोई नुकसान ना हुआ हो, या आपके मित्र को थोड़ा सा समय मिल गया हो और वो अपने उसको इससे लाभ हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, या मान लीजिए कि माँ या आपकी दोस्त की माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको पैसे सबमिट करने हैं, तभी जा कर के उनका इलाज शुरू हो पाएगा या ऑपरेशन शुरू हो पाएगा, और आप लेट हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से तो आप कहते हैं कि बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, हालांकि आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, या हालांकि आपको पैसे अभी तक इंतजाम नहीं हो पाए हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा व्यवहारिकता मिलाया कि बस मैं पहुंचने ही वाला हूं। ये व्यवहारिकता है, ये झूठ नहीं है, क्योंकि आप जा तो रहे ही हैं, आपको पैसा देना तो है ही। तो वो व्यवहारिकता जो है वो सामने वाले को ये हिम्मत दे देता है कि हाँ भाई इलाज शुरू कर दो वरना कुछ हो ना जाए, और तब तक आप पैसे लेके आ जाते हैं। या किसी सभा में आप जाते हैं और सभा में अभी तक सभापति महोदय नहीं आए हैं और पूरे दर्शक जो हैं वो व्यग्र होकर चिल्ला रहे हैं, हो सकता है दंगा शुरू हो जाए, मारा मारी शुरू हो जाए, और वहां पर आप अपनी व्यवहारिकता से ये बोलते हुए कि सभापति महोदय आ चुके हैं, बस मंच पर वो तब तक नहीं आ रहे हैं जब तक कि मैं थोड़ा सा आपको अनाउंसमेंट ना कर दूं या कोई और चीजें ना कर दूं। तो इस तरह से आप उस जगह दंगा फैलने से या लड़ाई होने से रोक पाते हैं, सिर्फ अपनी व्यवहारिकता के बल पर। ठीक है, किसी जरूरतमंद की मदद कर पाते हैं व्यवहारिकता के बल पर। ठीक है, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना, गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, गांधी जी आदर्शों को सोना के तरह महत्वपूर्ण और कीमती मानते थे। उनके आदर्श बहुत उच्च थे, बहुत ऊंचे स्तर पर थे, लेकिन व्यवहारिकता जो है उस स्तर पर नहीं था। तो उनके विचार से व्यवहारिकता में सोने को मिलाया जाना चाहिए, ताकि व्यवहारिकता जो है जिसकी की कीमत नहीं है, जो कि नीचे गिरता जा रहा है सांसारिकता, उसको महंगा किया जा सके, विशिष्ट किया जा सके, उसमें आदर्श मिलाया जाना चाहिए, ना कि आदर्श में व्यवहारिकता का मिलावट करना चाहिए। आदर्श तो स्वयं बहुत ऊंचे पद पर है, तो उसमें किसी और चीज के मिलावट की आवश्यकता वे नहीं मानते थे, और वो तांबे में ही सोना को मिलाते थे, यानी व्यवहारिकता में आदर्श को मिलाते थे, ताकि व्यवहारिकता जो है, सांसारिकता जो है, आज का जो जीवन मूल्य बन गया है लोगों का, वो खास हो सके, अच्छा हो सके, उसका वैल्यू बढ़ सके। और यही चीज गांधी जी मानते थे और यही वो करते थे, क्योंकि शुद्ध आदर्श आज के समय में लोगों के द्वारा अपनाए नहीं जा सकते, वो कठिन होते हैं, और व्यवहारिकता वो करते हैं, व्यवहारिक वो होते हैं, उसमें बस कुछ विशिष्टता और जोड़ देनी होती है, जिससे समाज का स्तर, व्यवहारिकता का स्तर आदर्श तक पहुंच जाता है, एक आदर्श बन जाता है। तो इस हिसाब से गांधी जी व्यवहारिकता में यानी कि तांबे में सोने का मिलावट करते थे। चलिए, अब ये गिरगिट कहानी हालांकि आप लोगों का नहीं रहा है अभी इस पाठ में, लेकिन फिर भी दिया गया है कि गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। गिरगिट कहानी एक ऐसे ऑफिसर की कहानी है जो कि मौका देखकर, अपना फायदा देख करके अपने व्यवहार को बदलते रहता है। मतलब वो रास्ते में एक कुत्ते को देखता है और उस पर पूरा सब लोग टूट पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी को काटता है या भौंकता है, तो वो गुस्सा हो जाता है पहले उस कुत्ते पर। लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि उसके सीनियर ऑफिसर का वो कुत्ता है, तो फिर वो कुत्ते को पुचकारने लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है। लेकिन फिर जैसे पता चलता है कि नहीं वो सीनियर का नहीं है, तो फिर उस पर गुस्सा हो जाता है। तो इस तरह से वो अवसर के अनुसार अपने व्यवहार को बदलते रहता है। जैसे जैसे उसको लगता है कि उसका फायदा होने वाला है तो वो नरम हो जाता है, और जैसे ही लगता है कि नहीं इससे उसको कोई मतलब नहीं है तो वो अपने रूप को बदल लेता है, गुस्सा हो जाता है। तो
उसी तरह से इस पाठ के अंशगिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व है। तो इस बारे में अभी मैंने बहुत सारे डिस्कशन भी कर लिए, बहुत सारे उदाहरण भी दे लिए। आदर्शवादिता जो है वो हमेशा से समाज में मान्य है और आदर्शवादी लोग ही समाज में शाश्वत मूल्यों का निर्माण करते हैं। जीवन में अगर आदर्श ना हो, सही सच्चे मूल्य ना हो, तो इस संसार में अराजकता फैल जाएगी। हर तरफ झूठ, हर तरफ बेईमानी, लूट पाट, क्रूरता आदि बढ़ जाएगी। अगर आदर्श मूल्य ना हो, आदर्श विचार ना हो, तो लोगों का व्यवहार बहुत ज्यादा विचित्र हो जाएगा, जिससे समाज का अंत हो सकता है। व्यवहारिकता जो है वो आवश्यक है। लोगों से मेल जोल, अच्छा आचरण, सही व्यवहार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ व्यवहारिकता किसी भी समाज का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं कर सकती तब तक जब तक कि उसमें थोड़ा सा आदर्श मिलाया ना जाए। ठीक है बच्चों, ये दोनों जो कहानी है फिर से दूसरे प्रसंग से है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब निम्नलिखित में आशय स्पष्ट करना है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। अभी अभी मैंने बताया कि आदर्शवादी लोग ही जो हैं वो शाश्वत मूल्य देते हैं। वही बताते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए, व्यक्ति को लोगों पर दया करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, और ऐसा सिर्फ आदर्शवादी लोगों के द्वारा ही निर्माण किया गया है। उनके ही मूल्य ऐसे उच्च होते हैं, विचार ऐसे उच्च होते हैं। जो व्यवहारिक लोग होते हैं वे तो सिर्फ अपना लाभ, अपना भला ढूंढते हैं। उन्हें लोगों के भले से, लोगों का अच्छा और बुरा होना या समाज का आगे बढ़ना जैसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे निकलने लगती है। जब भी आप आशय स्पष्ट करेंगे बच्चों, तो उससे पहले विचार लिखेंगे, जो परिचय है पाठ का वो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के पहले प्रसंग से ली गई है, जिसका कि नाम है गिन्नी का सोना। और इस पंक्ति के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आदर्शवादी होता है, लेकिन उसने अपनी आदर्शवादिता में व्यवहारिकता को मिला दिया होता है, तो उसकी व्यवहारिकता को जब लोग ज्यादा पसंद करने लगते हैं, जिसका ज्यादा वर्णन करने लगते हैं, ज्यादा सम्मान उसकी व्यवहारिकता को अगर देने लगते हैं, तो वे लोग अपनी व्यवहारिकता को ही सबके सामने परोसते हैं ताकि उनकी तारीफ हो, ताकि उनका सम्मान होता रहे, उनका बखान होता रहे, और उनकी आदर्शवादिता जो है धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है, क्योंकि कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, कोई उसका बखान नहीं कर रहा, और अपनी तारीफ पाने की भूख, उनकी व्यवहारिकता को अपना लाभ पाने की भूख उनकी व्यवहारिकता को आगे बढ़ाने लगता है और आदर्शवादिता को पीछे गिराने लगता है। ठीक है, फिर ये दोनों जो हैं वो दूसरे प्रसंग का है, इसको भी अभी रहने देते हैं, और ये सब भी जो है दूसरे प्रसंग के साथ मैं आपको व्याकरण और भाषा अध्ययन में करवा दूंगी। फिलहाल इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वैसे भी ये काफी बड़ा हो चुका है वीडियो, तो अभी के लिए इतना ही सही। बस आप लोगों से एक उम्मीद करूंगी कि आप वीडियो देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद भी आते हैं, आप वीडियो से फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन आप इसको शेयर नहीं करते हैं, आप इसको लाइक नहीं करते हैं, जिससे कि मेरे वीडियोस का व्यू नहीं बढ़ता है, और अगर व्यू नहीं बढ़ेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा। तो प्लीज़, अभी हमने देखा है कुछ आदर्श को, और आदर्श बताता है कि लोगों की सहायता करनी है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लोगों तक, बच्चों तक, विद्यार्थियों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।